सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अरिहंत का आंसर पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 6 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समझ लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, तो इन दोनों संख्याओं का 99 और 153, 99 153 का मासा है 9, तो इनका लासा कितना होगा ये बताना है। चलिए समझिएगा आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे खंड आ, प्रश्न नंबर पहला बेटा, यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं। निन्यानवे और इसके बाद 153, और इन दोनों का मासा है 9, तो एक सूत्र होता है हमारा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बेटा ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो लासा तो मैं इनका ज्ञात नहीं, तो लासा को ऐसे ही लिख लो। मासा इनका 9 दे रखा है तो 9 लिख लो। पहली संख्या 99 और दूसरी संख्या 153, तो 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 1 का 9, और इसका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे लासा बचेगा। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो बेटा गुणा निकल के आएगा 16 83, ये इसका आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें हैं। थैले से अदृश्य एक गेंद निकाली जाती है, उस गेंद के नीले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले इसको हल कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर 2 लिख लेना है। लाल गेंद बराबर है हमारी लाल गेंद है 3 और नीली गेंद 2। नीचे लकीर करना है, यहाँ पर लिख लो कुल गेंद है 5। तो हमें नीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो P यहाँ पे नीला लिख लो या नीली गेंद, P नीली गेंद। अब यहाँ पे नीली गेंद है कितनी, 2 है। यहाँ पर कितनी है, 2, तो 2 और बटा कुल गेंद कितनी है, 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। प्रश्न नंबर 3 उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। ये रही हमारी टेबल, तो इसका माध्यक वर्ग ज्ञात करना। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए तो प्यारे बच्चों इसके पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये हमारी टेबल है, इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये 1 लिख लिया जाएगा। अब 1 में 5 जोड़ेंगे 6, और 6 में 8 जोड़ेंगे 14, और 14 में 6 को जोड़ेंगे 20, और 20 में 3 को जोड़ेंगे 23। और प्यारे बच्चों ये वाला जो मान होता हमारा n का होता, तो n बराबर आपको 23 लिख लेना है। तो आपको नई लाइन से लिखना है n बराबर 23। और प्यारे बच्चों ये विषम संख्या हमारी है, ठीक है। तो जब ये विषम संख्या हो तो आपको n + 1/2 करके लिखना है। 23 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 24/2, ये 12 निकलेगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है जो हमारा 12 निकला है संचयी बारंबारता में किस संख्या के समीप है, ठीक। या आप ऐसे समझिए, जो हमारा 12 निकला है संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं हम। 1 में से 12 नहीं घटा पाएंगे, 6 में से 12 नहीं घटा पाएंगे, 14 में से 12 घट जाएगा, ठीक। आपको ये देखना है जो हमारा
ये वाला जो मान निकला है संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं ये देखना है। 1 से नहीं घटा पाएंगे, 6 से नहीं घटा पाएंगे, 14 से घट जाएगा। जब ये 12 14 से घट जाएगा और इसके सामने वर्ग अंतराल कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग बराबर 8 से 12। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग क्या होता है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या के सामने जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो देखो ये हमारा बारंबारता है, तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 23 है और 23 के सामने ये वाला वर्ग अंतराल है 20 से 30, तो यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 20 से 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष अर्थात हेड आने की प्रायिकता है। तो प्यारे बच्चों, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसके कुल 2 ही परिणाम होते हैं, हेड या टेल होता है। तो इसने पूछा है हेड आने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। जब एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो इसमें 2 ही परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 2 परिणाम हुए तो हेड की प्रायिकता पहुंची तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 2 पे घात 4 16। कहाँ गया ये, हाँ इसका ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। और कैसे होगा चलिए देखिए बता दूं मैं आपको ये। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। तो देखो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 1 से 44 बराबर 2 से कितनी बार काटा, 1 2 3 4, 2 पे घात 4 और 3 से 2 बार और 3 पे घात 2। तो देख लो कहाँ पर विकल्प है, वहीं पे टिक लगा दीजिए आप। ठीक है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो 54 का भाग लगाना है आपको 336 में, तो ये चला जाएगा 6 बार और 54 छक्का 524 घटाइए, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा हमारा 1 12। दोबारा भाग चालू करो, अब ये 54 को तो लिखो, तो 12 चौक 48, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6। दोबारा भाग चालू करेंगे, अब यहाँ पे 12 लिखेंगे ये, और 6 दूनी 12 2 बार जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अंतिम भाजक कितना है, 6 है, तो इसका मासा हो जाएगा 6। ठीक है, तो जहाँ पे आपको 6 लिख जाए वहीं पे लगा दीजिए टिक। अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी ये बताना है। तो सबसे पहले नंबर 8 यहाँ पे देख लीजिए आप, बिंदु 3,4 x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो प्यारे बच्चों, x अक्ष से दूरी बराबर हो जाएगा हमारा y बराबर b। यहाँ पर ये वाला मान कहलाएगा हमारा a का और ये वाला मान कहलाएगा b का। तो b का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, तो आपको यहाँ पे 4 रख देना है। तो y बराबर 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे y अक्ष से दूरी, तो उसको भी देख लीजिए। y अक्ष से दूरी, जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको लिखना x बराबर a। तो प्यारे बच्चों, ये a का मान हो जाएगा, तो x बराबर आप 3 लिख देना है। ठीक, x अक्ष से दूरी y बराबर b,
बाई अक्ष से दूरी x बराबर a। ठीक है, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो जो बिंदु दिया होगा तो वहां पर a और b आपको मान लेना है। प्रश्न नंबर 9 है, उसको देखिएगा। द्विघात समीकरण दे रखा के मूल होंगे ये बताना हमें। 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर ABC के मान छाटेंगे हम। A बराबर 3, B बराबर 5 और C बराबर 3। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे विभक्त कर का। तो D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC, इसमें मान लगा दीजिए। तो B का मान 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा A का मान 3 और C का मान 3। तो ये हो जाएगा 25 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3 का 9, 9 चौक 36। घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 11। प्यारे बच्चों, जब D का मान माइनस हो, D का मान माइनस हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है आपको कोई वास्तविक मूल नहीं है, या इसकी आप हिंदी ये भी लिख सकते हो मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है। ठीक है, या तो ये वाली हिंदी लिख दो या फिर ये हिंदी लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 के बाद है 10, उसको देखिएगा आप। 10 नंबर में 2 समीकरण दे रखे हैं। यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 2। अब यहाँ पे इसको 1 कर लो और इसको 2 कर लो। y से y काट दो, x और x 2x और ये 4 हो जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो। 2 में रखने पर तो यहाँ पर x की जगह पे लगा देना है 2 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस y और बराबर 2। 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर निकला 2 और y बराबर 0, और यही प्रश्न का आंसर निकला। तो ये विकल्प कहाँ पर है हमारे, x बराबर 2 और y बराबर 0। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। तब इसके बाद प्रश्न नंबर है 11, उसको देखेगा। 11 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, 2 संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है। तो देखो, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग 8 है, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है, 4 है। तो ये गलत हो गया। यानी जोड़ने, यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए ना, जोड़ने पर 8 है और घटाने पर 2 आना चाहिए, भाई सही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 होगा, कभी नहीं होगा, हटाओ। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को घटाएंगे तो 6 बचेगा। जोड़ने पर 8 आना चाहिए, घटाने पे 2 आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा, इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे 12 नंबर करिए। AP 10 7 4 डैश डैश, इसका 20वां पद ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, A बराबर 10 लिख लो और D बराबर 4 में से 7 को घटाओ, तो D बराबर माइनस का 3। अब आपको लिखना 20वां पद। A 20 बराबर A प्लस 19, D 1 कम करके लिखा जाता है। A का मान 10, 19 और गुणा D का मान माइनस का 3। 10 प्लस माइनस माइनस 19 3 57, घटाओ तो बचेगा माइनस का 47।
यही प्रश्न का आंसर आ गया, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये एक वृत्त बनाया है, ये हमारा वृत्त का केंद्र जो O है, और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु है, यहाँ पे कर लो P, और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नाम यहाँ पे A कर लो। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो बेटा ये वाला कोण बनेगा हमारा 90 अंश का। और ये वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, यही ज्ञात करनी, AP की माप ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAP में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो यहाँ पे 13 का वर्ग आधार इसको कर लो 5 का वर्ग प्लस AP का वर्ग, तो 169 25 बराबर AP का वर्ग। अब 25 को दिल ले आओ, 169 माइनस 25 बराबर AP का वर्ग, तो ये बचेगा 144 बराबर AP का वर्ग। और 144 को लिख सकते हैं 12 पे घात 2 बराबर AP का वर्ग, घात से घात कट जाएगी, तो AP बराबर निकलेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लो कहाँ पर विकल्प है भाई, टिक लगा दीजिए आप, तो उसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो घन बना लेने हैं आपको 7 सेंटीमीटर के। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, ठीक, घन कहलाता है हमारा। ये घन ये है, और इसी से मिला के दूसरा घन रखा गया है। इस प्रकार ये दो घन हो गए हैं। तो इसकी भुजा 7 है और इसकी भुजा 7 है, लेकिन इसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है L बराबर लिख लो 7 7 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर रहेगी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर रहेगी। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, जब दोनों घनों को आपस में मिलाते हैं, जब दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे तो एक बड़ा सा घनाभ बन जाएगा। तो यहाँ पे लगाना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2LV BH और ये HL। दो L का मान है 14 गुणा B का मान है 7 प्लस, फिर यहाँ पे आपको लिखना 7 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 14। तो ये हो जाएगा 2 और 14 दूनी 28, नहीं 14 सत्ते 98 प्लस 7 सत्ते 49, फिर 14 सत्ते 98। अब कोष्ठक के अंदर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा हमारा 245। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 245। अब 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 24 48 49 0 हो जाएगा, और आपको यहाँ पे लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। 15 है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लो R बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर लिख लो भैया 30 अंश। तो चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई
तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा और बटा 180। तो यहाँ पर मान लगा दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान है 21 और गुणा थीटा का मान है 30 और बटा 180। तो देखो 30 एकम 30 और 30 छक्का और 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2। तो आंसर निकलेगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 के बाद 16 नंबर देखिएगा। नंबर 16 में दे रखा है tan थीटा बराबर a बटा b। तो प्यारे बच्चों tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं हम sin थीटा बटा cos थीटा a बटा b। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, sin की जगह पे a लगाना है और cos की जगह पे b लगाना है। ठीक है। तो जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटा b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, साइन, देखो साइन की जगह पे लगाएंगे a, साइन की जगह पे a लगाएंगे और cos की जगह पे b लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन की जगह पे a लगाना में, ठीक है। तो b गुणा a और माइनस a गुणा b, cos है तो cos की जगह पे b लगाना है हमें, बटा b गुणा साइन की जगह पे क्या लगाना है, साइन की जगह पे a लगाना है। तो a प्लस फिर a, यहाँ पे देखो cos है, cos की जगह पे b लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ab माइनस ab, ये हो जाएगा ab और प्लस ab। तो प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा, ये कटने के बाद तो यहाँ पे 0/2ab। तो जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 0 निकल के आएगा। ठीक, किसी संख्या का भाग 0 में लगाते हैं तो आंसर उसका 0 ही निकल के आता। तो आपको यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखिएगा आप लोग। 17 में दे रखा है 3 cot a बराबर 4। तो 3 को उधर भेजिए, cot a बराबर 4/3। तो प्यारे बच्चों cot हमारा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार 4 है और लंब 3 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लेनी है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे 4 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग 16 9 25 हो जाएगा हमारा। तो कर्ण का वर्ग बराबर ये 5 पे घात 2, घात से घात चली जाएगी तो कर्ण बराबर 5 निकलेगा। ठीक। अब यहाँ से हमसे पूछा गया सेक का मान, सेक ए। तो सेक होता है हमारा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो इसमें कर्ण कितना 5 है तो 5 लिख दीजिए, आधार कितना 4 है तो 4 लिख दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा sin 2a बराबर √3/2। तो ए का मान कितना होगा ये बताना है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे साइन है तो आप साइन में ही देखिए √3/2 किसका मान है, sin 2a बराबर साइन 60 का मान है। ठीक है। तो साइन से साइन चला जाएगा तो 2a बराबर 60, तो 2 एकम 2 तो हो जाएगा 30। तो a बराबर निकलेगा हमारा 30 अंश। प्रश्न नंबर 19 नंबर में है हमारा 2 cos 3 थीटा बराबर है 1। तो थीटा का मान कितना है ये बताना है। तो ये वाला 2 भाग में पहुंचा दो, cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे cos है तो cos में ही देखो ये वाला मान किसका है। तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cos 60 हो जाएगा। ठीक है।
अब ये cos से cos चला जाएगा तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 और 3 एकम 3 और ये हो जाएगा हमारा 20। तो थीटा बराबर निकलेगा 20 अंश। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 में ये त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें PQ समांतर है BC के, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो इसमें AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए समझिए, पहले इसका बना लो चित्र। एक त्रिभुज बनाओ यहाँ पर जिसका नाम है AB और C। इस BC के समांतर एक अन्य भुजा है जिसका नाम है PQ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक अनुपात दे रखा है, पहले लिख लो दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर PQ, और उसके बाद इसमें अनुपात दिया हुआ है PQ अनुपात BC बराबर 1:3। तो प्यारे बच्चों, PQ यानी PQ अनुपात BC बराबर 1:3 दे रखा है, यानी ये वाली भुजा 1 है तो ये वाली भुजा 3 है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखो, यहाँ पे ये वाली भुजा 1 है तो यहाँ पर ये वाली भुजा 1 होगी और यहाँ पर भी ये वाली भुजा 1 होगी हमारी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा 3 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली भुजा पूरी 3 है। ठीक है, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है तो इसमें ये वाली भुजा 1 है तो ये कितनी बचेगी, 2 बचेगी। ठीक है, तो हमसे पूछा है इसने AP बटा PB ये वाला मान पूछा है। तो AP की माप कितनी है, 1 है, और PB की माप कितनी है, 2 है। ठीक, यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। अब इस प्रश्न के बाद खंड बा चलेगा, इसको देखिएगा आप लोग। तो खंड बा का प्रश्न नंबर पहले का है, सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपर में संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना 4 + √2 एक पर में संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये पर में संख्या, तो पर में संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो 4 + √2 बराबर P बटा Q, और आगे लिखना है आपको जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0। इस प्रकार अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला 4 इधर भेज दो, तो √2 बराबर हो जाएगा P बटा Q माइनस का 4। तो √2 बराबर, इसको नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो P - 4Q बटा Q। प्यारे बच्चों, यहीं पे ये प्रश्न हमारा हल हो जाता। अब इसकी हिंदी लिखी जाएगी, वो देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है P - 4Q बटा Q एक पर में संख्या है। जब प्यारे बच्चों ये पर में संख्या है तो ये भी हमारी पर में संख्या होगी। ठीक है, तो नई लाइन से अतः √2 भी एक पर में संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपर में संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि 4 + √2 एक पर में संख्या है, अतः 4 + √2 एक अपर में संख्या। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न हल हो जाता है। तो बेटा इतनी तो आपको हिंदी याद करनी पड़ेगी इसमें। अब प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, खा खरगोश। खा खरगोश में दे रखा है, यदि cosθ बराबर 13/5,
तो कॉट का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कौशिक होता है हमारा, कौशिक होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान 13 हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा 5। तो इसमें आधार ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे 13 का वर्ग, आधार का ज्ञात नहीं है, और लंब 5 का वर्ग। तो 169 आधार का वर्ग प्लस 25, और 25 को उधर भेजेंगे तो 144 बचेगा। तो 144 बराबर आधार का वर्ग। तो यहाँ से 144 को 12 पे घात 2 बराबर आधार का वर्ग, घात से घात कटेगी तो उसका आधार निकलेगा 12। अब यहाँ पे कॉट का मान ज्ञात करना है, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट होता है हमारा आधार बटा लंब। तो बेटा आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो इसका आंसर निकलेगा 5 बटा 12। अब आ जाइए प्रश्न नंबर पहले का खा और ये पहले का गा देखिएगा आप लोग। गा में कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो आपको यहाँ पे लिखना है r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है हमारा 30 अंश। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा और बटा 360। मान लगा दीजिए यहाँ पर, पाई का मान 22 बटा 7 लगा देना है, 22 बटा 7, और r का मान है 14 गुणा 14 और थीटा का मान 30 और बटा 360। इसको हल करिए तो यहाँ पर इसको काटेंगे, ये जाएगा 12 बार हमारा, ठीक है। 30 एकम 30, ये 12 बार चला जाएगा हमारा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, नहीं 2 3 6, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 22 सत्ते 154, 154 और बटा 3। यहाँ पे लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर। या तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो या तो इसका इसमें भाग लगा दो। तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3.33। ठीक, आप इसको इतना भी कर सकते हो। अगर इतना कर दो तब भी पूरे नंबर मिलेंगे और इतना कर दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहले का कहा है तो इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए समझिएगा। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता इसके कैसे निकालेंगे, तो पहले 5 है तो 5 लिख लो, 5 में इस 8 को जोड़ो 13, 13 में 20 को जोड़ो 33 और 33 में इस 15 को जोड़ो 48, 48 में 7 को जोड़ो तो हो जाएगा 55 और 55 में इस 5 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 60। तो प्यारे बच्चों जो 60 निकला ये मान होता है हमारा n का। फिर आपको यहाँ पे नई लाइन से लिखना है यहाँ पर n बटा 2, तो 60 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारा। अब आपको ये देखना है ये जो हमारा 30 है संचयी बारंबारता में किस संख्या के अंदर आएगा। तो बेटा 30 हमें यहाँ पर मिलेगा 33 के में, 33 में मिलेगा तो इसके सामने हो जाएगा CF, यानी इससे ऊपर CF और इसके सामने हो जाएगा F, यहाँ पे हो जाएगा L। थोड़ा एक चीज पे समझिए, तो जैसे हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो जो हमारी अंतिम संख्या होगी वो n का मान होगा। फिर आपको निकालना है n बटा 2, तो n का मान 60 बटा 2, तो n बटा 2 का मान 30 निकला है।
अब आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता में ऊपर से देखना ये 30 कहाँ से घटा सकते हैं आप। 30 हम 5 में से नहीं घटा पाएंगे, 13 में से नहीं घटा पाएंगे, 30 33 में से घट जाएगा। ठीक है, तो जब ये 33 में से घट जाएगा तो इससे ऊपर वाला CF, इसके सामने F और यहाँ पे L मिलेगा। अब इसका लगा देंगे सूत्र। और एक बात, यहाँ पे वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर है, तो आपको H बराबर यहाँ पे 10 लिख दीजिए। तो नई लाइन से इसका सूत्र लिखना है हमें, माध्यिका बराबर सूत्र है हमारा L प्लस N/2 माइनस CF बटा F और इंटू H। ये हमारा माध्यिका का सूत्र है। तो इसमें मान लगा दीजिए, L का मान 20 प्लस N/2 का मान 30 माइनस CF का मान 13 और बटा F का मान है 20 और H का मान 10। तो 0 से 0 ये निकाल दीजिए। तो 20 और प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 17/2। तो 2 का भाग 17 में लगाना है। तो जब 2 का भाग 17 में लगाएंगे तो 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 8.5। तो यहाँ पे 28.5 निकलेगा और यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेगा आप लोग। ये तो घाता, अब इसका 5वां देखिए। पहले का यहाँ खाली है, बिंदु -5, 7 तथा -1, 3 इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारा x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ये बीच की दूरी का हमारा सूत्र है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वाले मान होते हैं x1, y1, x2 और ये y2। मान लगा दीजिए। x1 का मान है -5 और x2 का मान है -1 है, तो प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस y1 का मान 7 और y2 का मान 3। तो यहाँ पर -4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा। तो 16 प्लस 16, माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो हो जाएगा 32। तो प्यारे बच्चों, 32 को लिखा जाएगा 16 गुणा 2, 16 दूनी 32। अब आपको पता √16 को 4 लिखा जाएगा, तो इसको 4 लिखेंगे, 4 √2 और मात्रक इसके पीछे आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब इसके बाद अगला देखिए, इसका 4 चम्मच। तो यहाँ पे आपको नंबर लिख लेना है पहले का 4। एक बार प्रश्न को देख लीजिए आप। तो यहाँ पे कह रहा है बिंदु 2, 22, 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले लिख लो बिंदु 2, 22 तथा 10, 3। तो बीच की दूरी बराबर सूत्र लगा देना है आपको यहाँ पर, बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों, बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है, तो यहाँ पे 10, इधर बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। तो बीच की दूरी का सूत्र है हमारा x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर 10, और ये रहेगा हमारा अंडर रूट। तो x1 का मान 2, x2 का मान 10, y1 का मान 22 और y2 का मान 3 और इसका होल वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा और प्लस का y - 3 का वर्ग। और बच्चों, इधर से जो हमारा अंडू हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी। ठीक, अंडू हटेगा तो 10 पे घात 2 हो जाएगी, और ये माइनस का वर्ग 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा 64 प्लस y - 3 का होल वर्ग बराबर ये बन जाएगा 100। इस 64 को उधर भेजेंगे, 36 हो जाएगा हमारा, y - 3 का वर्ग बराबर 36 हो जाएगा। अब इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा,
तो बाई -3 बराबर √36 और प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो बाई -3 बराबर ये हो जाएगा प्लस -36 को 6 लिखा जाएगा। अब इस 3 को उधर भेज दो तो बाई बराबर प्लस -6 और प्लस का 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको प्लस चिन्ह लेने पर, तो चिन्ह ये वाला बदलेगा, ठीक है। तो बाई बराबर 6 + 3, तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा 9। फिर आपको यहाँ पे लिखना है माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे हम तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। तो बाई बराबर -6 और प्लस का 3, तो बाई बराबर -3 निकलेगा बेटा। यही हमारे आंसर निकल के आ गए, बाई बराबर 9 और बाई बराबर -3, ठीक है। अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 2 चलेगा, उसको देखेगा आप लोग। दूसरे का यदि द्विघात बहुपद, ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो पहले ये बहुपद लिखेंगे, फिर बहुपद में क्या करेंगे, x बराबर -3 रख देंगे तो p का मान हमें मिल जाएगा। तो जो बहुपद दिया हुआ हमें यहाँ पर p - 1 यहाँ पे x² प्लस px और प्लस का 1 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे लिखना है x बराबर -3 रखने पर x बराबर -3 रखेंगे इसमें, तो p - 1 -3 पे घात 2 प्लस p, फिर यहाँ पे -3 और प्लस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है। तो p - 1 3 × 9 प्लस माइनस माइनस 3p और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9p और -9 × 9 माइनस का 3p और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से ये 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा। 6p, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 8 बचेगा और बराबर 0। -8 को उधर भेज दो तो 6p बराबर हो जाएगा 8 और p बराबर हो जाएगा 8/6। 2 से काट दीजिए इसको, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, तो p बराबर निकलेगा 4/3। ठीक, यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, दूसरे का खा। तो यहाँ पे लिख दे, इतने में काम हो जाएगा हमारा। दूसरे का खा, तो यहाँ पे 2 समीकरण दे रखे हैं, तो 2 समीकरण है हमारे 4x + py प्लस का 8 बराबर 0, 2x + 2y प्लस का 2 बराबर 0। अब ये दोनों समीकरण एक अद्वितीय हल रखते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल है ये, ठीक। ये जो समीकरण दोनों अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक। अद्वितीय जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है वो अद्वितीय कहलाते हैं हमारी अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। तो यहाँ पे देखो 4/2 a1/a2, ये a1 का मान और ये a2 का मान है, और ये b1 का मान और ये b2 का मान, ये c1 का और c2 का मान है। अब यहाँ पे आपको लगा देना नॉट इक्वल, b1 का मान p/2 यानी p/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो p नॉट इक्वल 4, ये इसका बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरे का गा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्त। तो प्यारे बच्चों ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु रख लो यहाँ पर, ठीक है। इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये है और दूसरी वृत्त की स्पर्श रेखा ये है। तो
ये हमारा स्पर्श बिंदु होता है और ये हमारा स्पर्श बिंदु होता है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये कोण 90 अंश का है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो ये वाला कोण 90 अंश का है। ये वृत्त के केंद्र को O कर लो, इसको A कर लो, यहाँ पर B कर लो, यहाँ पर B कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रचना में लिखना है, रचना में क्या लिखना है, OP को मिलाया, OP को मिलाया। अब यहाँ पे लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है हमें कोण APO बराबर कोण BPO, APO बराबर कोण BPO, ये सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना उपपत्ति। तो प्यारे बच्चों हम यही दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOP, त्रिभुज नहीं पहले O लिखो, ठीक है, OAP तथा त्रिभुज OBP में। तो प्यारे बच्चों ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, तो आपको लिखना OA बराबर OB और इसके आगे लिखना है वृत्त की त्रिज्या। ठीक, और वृत्त की सभी त्रिज्या कैसे होती है, बराबर होते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना है बेटा ये वाला कोण और ये कोण 90 अंश का है, तो यहाँ पे लिखना कोण OAP बराबर कोण OBP और बराबर 90 अंश। अब इसके बाद OP बराबर OP बराबर OP, ये वाली भुजा हमारी उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांशम त्रिभुज। ठीक है, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांशम त्रिभुज OBP और किसके आधार पे हो जाएंगे, देखो दो भुजाएं और एक कोण, AS के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इसके संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको लिख देना है अतः कोण APO बराबर कोण BPO और आगे लिख देना है CPCT से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरे का कहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना हमें। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है आपको, तो त्रिभुज ABC, ठीक, ये त्रिभुज बनाएंगे तो भुजा AB का मध्य बिंदु D, यानी D से इस BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे DE। जब ये DE खींचेंगे तो E बिंदु AC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, यहाँ पे आप लिखिए दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु डी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो भुजा हमारी ए बी जिसका मध्य बिंदु डी है, तो नई लाइन से लिखना ए डी बराबर डी बी। जब ये भुजा ए बी का मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर होगी आपस में। फिर इसके बाद इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई है, तो बी सी समांतर डी ई, ये भी दिया हुआ है। अब नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है आपको यहाँ पर। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, बिंदु ई ने ए सी को दो बराबर भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अर्थात ए ई बराबर ई सी, आपको ये सिद्ध करना है। अब नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति। आपको यहां पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो आपको यहाँ पे थेल्स पर में लगानी है। थेल्स प्रमेय से जब यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो आपको लिखना है यहाँ पर ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। क्या क्या लिखना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों ए डी बराबर डी बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए डी बराबर डी बी रखने पर ए डी की जगह पर डी बी लगा दो यहाँ पर, तो हो जाएगा डी बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो इससे कट जाएगा, एक बटा एक बचेगा, फिर इसका इसमें, तो ए ई बराबर ई सी। यही प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, इसमें आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ खाली है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमें सारणी दे रखी है और इसका माध्य ज्ञात करना है हमें। तो इतनी मैंने टेबल बना रखी है। तो इसका मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 250 और 250 पे 2 का भाग लगाएंगे तो 125। तो यहाँ पे लिख देना 125। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 270 और 270 में 2 का भाग लगाएंगे तो 135। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसमें ये देखो कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो इसमें 10-10 जोड़िए। 125 में 10 जोड़ेंगे 135 और 135 में 10 जोड़ेंगे 145 और 145 में 10 जोड़ेंगे तो 155 और 155 में 10 जोड़ेंगे तो 165। फिर अगला कॉलम होगा हमारा डी बराबर एक्स माइनस ए। ठीक है, डी बराबर एक्स माइनस ए, तो एक्स का मतलब है मध्यमान लिखा जाएगा। अब ए हमारा होता है कल्पित माध्य, ए होता है बेटा हमारा कल्पित माध्य। ठीक है, तो कल्पित माध्य मध्यमान का बीच वाला मान। कल्पित माध्य क्या है, मध्यमान का बीच वाला मान। तो ये वाला मान हो जाएगा ए का, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 145। तो यहाँ पे एक्स, तो पहले ये सब लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे 125, फिर 135, 145 और 155 और 165। अब माइनस ए और सब में से 145 घटा दो। 145, 145, सब में से 145 घटा देना है आपको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का बचेगा, तो माइनस का बचेगा यहाँ पर 20, माइनस का 20, यहाँ पर माइनस का 10 और ये तो इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे प्लस का 10 बचेगा, तो यहाँ पर 20 बचेगा। अब आपको अगला कॉलम बनाना है एफ इंटू डी, यानी एफ इंटू डी। तो एफ और डी ये रहा, तो इन दोनों गुणा करना, तो 20 दूनी 40, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 80 और 12 का 0 में करेंगे 0 और 20 धाम 200। फिर इसके बाद 20 अट्ठे 160। अब यहाँ पे ये माइनस वाला जोड़ी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा हमारा। 8 4 12 120
अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे लिखना है आपको सिग्मा एफ बराबर, जब इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा 50। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ इंटू डी बराबर, तो एक 360 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 240। तो यहाँ पे आपको 240 प्लस का लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, उसको देखिएगा। तो यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें, तो आपको इसके नीचे लिख लेना है कल्पित माध्य विधि। तो जो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए आप। तो कल्पित माध्य कितना है हमारा 145 है, तो यहाँ पे 145 प्लस इसका मान है 240 और बटा सिग्मा एफ का मान 50 है, तो आपको यहाँ पे 50 लिख देना है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा। 145 प्लस 5 का भाग 24 में लगाएंगे तो 4.8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 145 में 4 जोड़ेंगे तो 149.8, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न करिए यहाँ से आप। प्रश्न नंबर दूसरे का क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद आदर्श निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको लिखना लाल गेंद बराबर, लाल गेंद है यहाँ पर 3 और इसके बाद काली गेंदें, काली गेंद बराबर है 5। अब इन सबको जोड़ना है, कुल गेंद इन सबको जोड़ेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला इसका लाल हो, नंबर 1 डाल के लिखिए लाल हो। तो आपको लिखना है पी रेड यानी लाल। अब लाल गेंद कितनी है 3 है, तो 3 और बटा 8, एक तो आंसर ये आ गया हमारा। अब इसके बाद इसका दूसरा है काली हो, काली हो। तो आपको नई लाइन से लिखना है पी ब्लैक बी बना दो। अब काली गेंद कितनी 5 है, तो आपको 5/8 लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दूसरे का अच्छा हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप लोग यहाँ से। प्रश्न नंबर 3 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद यहाँ पे 64 है, 64 नहीं होगा 45 होगा, और सभी पदों का योगफल 400 है। पदों की संख्या एवं सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर भी उधर गलत भी दे रखा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 64 की जगह 45 कर लीजिए, तब प्रश्न को हल करिए आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना ए बराबर दे रखा है 5, और प्यारे बच्चों ए एन बराबर दे रखा 45, और एन पदों का योगफल यानी एस एन बराबर दे रखा है 400। तो एस एन की जगह पर सूत्र लगाएंगे n बटा 2 ए प्लस ए एन बराबर 400। तो n बटा 2 ए का मान 5 और बी का मान ए एन का मान 45। ए का मान 5 है, ए एन का मान 45 है, बराबर 400। तो यहाँ पे n बटा 2 इन दोनों को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा बराबर 400। तो प्यारे बच्चों 50 एकन 50 और 50 अट्ठे 400 होता है। तो यहाँ पर बचेगा n बटा 2 बराबर 8। इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो n बराबर 16। तो जो पदों की संख्या निकलेगी 16। एक तो आंसर ये निकल के आ गया है। अब इसका हमें सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए यहाँ से इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे लिखना ए एन बराबर 45, और ए एन की जगह पे हमें लगा देना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए, ए का मान 5 और एन का मान देखो 16 है, तो यहाँ पे 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। इस 5 को उधर भेजो, यहाँ पे 15 डी बचेगा, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा, ये 15 डी बराबर हो जाएगा हमारा 40।
अब 15 का भाग लग जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 40/15। अब ये 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 8 40, तो d बराबर निकलेगा 8/3। ठीक, यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, तीसरे के अथवा में क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। अब चाहे विलोपन से लगाओ चाहे प्रतिस्थापन से लगाओ। ठीक, इसे अपने आप हल कर लीजिए आप लोग। अब आ जाइए प्रश्न नंबर चौथा। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाना आपको एक अर्धगोला, और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे लिखना है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात हमें ज्ञात करना है। फिर ये बोल रहा है यहाँ पर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। तो प्यारे बच्चों अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है हमारा 2πr² बराबर, और शंकु का वक्रपृष्ठ है πrl। तो यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2r बराबर l। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, l का मान लगा दीजिए। तो l बराबर होता है हमारा √h² + r²। ठीक, ये l का मान होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर से अंडरू हटेगा, इधर से हमारा अंडरू हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी। तो 2r का वर्ग बराबर h का वर्ग और प्लस r का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4r² बराबर h² + r², इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये r² इधर लाओ, तो 4r² माइनस का r² बराबर h²। तो यहाँ पर बचेगा 3r² बराबर h²। तो प्यारे बच्चों में r/h निकालना है, r/h निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये h ले आओ इसके नीचे, यहाँ पे गुणा 1 कर सकते हैं, और ये 3 जाएगा इसके नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा r²/h² बराबर 1/3। यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2, तो उसको लिखेंगे r/h पे घात 2 बराबर 1/3। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर लग जाएगा। तो r/h बराबर 1/3 और ये अंडर। प्यारे बच्चों एक पे अंडर लगाएंगे नहीं, तो r/h बराबर 1/√3। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r/h बराबर 1/√3। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न चौथे का अथवा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक बनाना है आपको बेलन। तो बच्चों ये हमारा बेलन है, बिल्कुल ठोस बेलन है। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर एक शंकु के रूप का गड्ढा खोद लिया जाता है, और ये बिल्कुल ठोस है यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ से एक शंकु के रूप का गड्ढा खोद लिया जाता है इस प्रकार, और गड्ढा खोद के बाहर निकाल दिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है शंकु तथा बेलन की त्रिज्या समान है। शंकु तथा बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। ठीक है, यानी दोनों की त्रिज्या और दोनों की ऊंचाई कैसी समान है। तो यहाँ पे h बराबर आपको लिखना है h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दे रखा 2r बराबर 1.4। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 0.7 हो जाएगा। तो r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेटा h का मान है और ये r का मान है। अब यहाँ पे शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालनी L बराबर, तो L बराबर सूत्र होता है हमारा √ h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए √ h का मान है 2.4 का वर्ग प्लस और r का मान है 0.7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग 576 और दशमलव से पीछे 1 अंक है तो 2 अंक हो जाएंगे, प्लस 7 का वर्ग 49, तो 0.49 बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने में प्राप्त होगा हमें 625 और दशमलव यहाँ पे लगेगा। और 625 प्यारे बच्चों हमारा 25 का वर्ग होता है, तो L बराबर निकलेगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बेलन का बग पृष्ठ, तो बेलन का बग पृष्ठ लगाना पड़ेगा 2πrh। फिर इसके बाद जो अंदर वाला भाग है शंकु का बग पृष्ठ πrl प्लस अब ये वाला जो भाग बचा हुआ है ये वाला, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको लिखना πr²। यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे हम πr कॉमन लेंगे। जब πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2h प्लस l और प्लस 1 r बचेगा। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए, पाई का मान 22/7 और r का मान है 0.7, 2 गुणा h का मान है हमारा 2.4 और प्लस l का मान है 2.5 और प्लस r का मान है 0.7। तो इससे ये काट दीजिए। जब इससे काटेंगे ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7 एकम, यहाँ पे बचेगा हमारा 0.1 बचेगा इतना। फिर 22 एकम 22, 2.2 हो जाएगा। अब इनका गुणा करें 24 दूनी 48, 4.8 प्लस इन दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 7 32 हो जाएगा, तो 3.2 इतना। अब ये हमारा 2.2, अब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8 बन जाएगा टोटल पूरा 8। तो गुणा करा दीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 और दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बनानी है आपको भूमि। ठीक है, यहाँ पे बिंदु X लेना है और यहाँ पे बिंदु P। ठीक, यहाँ से एक टावर खड़ा करना है। क्या है? एक ऊर्ध्वाधर टावर। इस प्रकार यहाँ पे कर लो P और ये कर लो Q। तो प्रश्न कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर इसको आपको यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो बेटा ये बना 60 अंश।
फिर आगे प्रश्न कर रहा है बिंदु एक्स से 40 मीटर की ऊंचाई पर लो, 40 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ से एक डंडा खड़ा कर देना, 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई, तो यहाँ पे बिंदु बाई कर लो, से क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर इसको आपको यहाँ से ऐसे मिलाना है, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 45 अंश का। तो टावर पी क्यू की ऊंचाई, यानी इस टावर पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद पी एक्स की दूरी ज्ञात करनी, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों ये वाली ऊंचाई दे रखी 20 मीटर, नहीं 40 मीटर। जब ये 40 मीटर तो ये भी 40 मीटर है, और ये एच कर लो, यहाँ पर ये वाली दूरी एक्स कर लो और ये दूरी एक्स कर लो। तो यहाँ पर नाम लिख दो, यहाँ पे नाम और लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो ए, ठीक है। तो नई लाइन से आपको लिखना है यहाँ पर, माना पी क्यू एक ऊर्ध्वाधर टावर है, ऊर्ध्वाधर टावर है, ठीक है। अब आपको समकोण त्रिभुज लेना है, पहले ये वाला ले लो, समकोण त्रिभुज एक्स ए क्यू में। तो यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज बाई ए क्यू में, बाई ए क्यू में। तो tan 45, तो लंब बटा आधा, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा h बटा एक्स। tan 45 का मान 1, तो h बटा एक्स, तो x बराबर h हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में, समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में। अब आपको लिखना है tan 60। तो प्यारे बच्चों ये लंब पूरा हो जाएगा, h प्लस 40 बटा एक्स, h प्लस 40 बटा एक्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस x की जगह पे, इस x की जगह पे h लगा दो, यहाँ पे h लगा दो। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। समझिएगा इसको आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाना है भूमि, ठीक है। यहाँ पे बिंदु रखेंगे x और यहाँ पे रखेंगे बिंदु P। तो बिंदु P से ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा करना है, यहाँ से इसको ऐसे करके मिला देना है आपको। फिर यहाँ पे लिखना है Q। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, देखो भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शिखर का उन्नयन कोण Q। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो ये कोण है हमारा 60 अंश का, तो यहाँ पे 60 अंश। फिर आगे प्रश्न कह रहा है बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर, बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक 40 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु बाई, यहाँ पे बिंदु बाई रखिए। तो बाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर इसको यहाँ से आप मिला दीजिए इस प्रकार ये। फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको मिला देंगे इधर ऐसे। तो बच्चों ये वाला कोण है हमारा 45 का। तो चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे कर लीजिए ए। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना पी क्यू एक टावर है। तो प्यारे बच्चों ये वाली ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। जब ये 40 है तो ये भी 40 है। अब ये वाली h कर लो, ऊपर वाली ये कर लो h। फिर इसके बाद ये दूरी x कर लो। तो जब ये दूरी x होगी तो ये वाली दूरी हमारी x होगी। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इस px का मान ज्ञात करना है, ठीक है। px का मान ज्ञात करेंगे और इसके px अर्थात x का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद pq टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बाई ए क्यू में
tan 45, तो लंब बटा आधार, लंब h है, आधार x है, tan 45 का मान 1, h बटा x, इसके नीचे कर लो तो प्यार बच्चों x बराबर निकलेगा h। ठीक है, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में, इसको समीकरण नंबर 1 कर लो। समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में tan 60, तो लंब बटा आधार, तो ये लंब h प्लस 40, तो h प्लस 40 और बटा x, और tan 60 का मान √3, h प्लस 40 बटा x। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना है हमारा, x का मान है, कहाँ चला गया, h, तो यहाँ पे x की जगह पे h लगा दीजिए, तो √3 बराबर, अभी रुक जाइए, x की जगह पे h लगाना ना इस प्रकार, ये फिर इसका इसमें गुणा करना, तो √3h, x की जगह पे h लगाएंगे तो इसका इसमें गुणा करें 3h, और यहाँ पे h प्लस 40 हो जाएगा हमारा, इस h को दलाइए तो √3h माइनस का h बराबर 40, यहाँ से h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बराबर 40 हो जाएगा, इसका भाग लगा दो तो h बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हर का परमेकड़ कर दो आप, तो जब हर का परमेकड़ करेंगे इस प्रकार, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, h बराबर 40 √3 प्लस 1, अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 3 माइनस 1 बन जाएगा, तो h बराबर 40 √3 प्लस 1 और बटा ये हो जाएगा हमारा 2, तो 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा 20 हमारा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके चल रहे हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक, वीडियो को रोक के यहाँ तो नोट कर लीजिए, थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पे h बराबर बचेगा हमारा, h बराबर 20 कोष्टक अंडर √3 प्लस 1 इतना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे h का मान इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप अनसोल्ड का देखो, यहाँ पे √3 का मान नहीं दिया है, ठीक है, जब √3 का मान नहीं दिया तो यहाँ पे √3 का मान लगाएंगे नहीं, ध्यान रखिए आप लोग, अगर प्रश्न में √3 का मान दिया होता तभी मान लगाते हैं। ठीक है, तो h का मान इतना निकल के आ गया, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, तो 1 में रखने पर, अगर प्रश्न में √3 का मान दिया होता तो मान लगा देते, जब इसने दिया नहीं है तो हम क्यों लगाएं। ठीक है, तो h का मान इतना हो गया, अब h का मान 1 में यहाँ पे लगाएंगे तो x बराबर निकलेगा हमारा, x बराबर निकलेगा 20 √3 प्लस 1 मीटर, और प्यारे बच्चों इसे x की जगह पे लिख सकते हैं px, तो आपको लिखना px बराबर 20 √3 प्लस 1 मीटर, एक तो आंसर ये निकला हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे टावर PQ की ऊंचाई, टावर PQ की ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, h प्लस 40, यही तो टावर है बेटा हमारा, देखो टावर यही तो है, h प्लस 40। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए, तो h का मान अभी निकाल चुके थे ये वाला हम, तो यहाँ पे लिखना है 20 √3 प्लस 1 और प्लस का 40। ठीक है, अब थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे इसको हम, तो 20 √3, इसका अंदर गुणा करना है 20 √3 प्लस का 20 एकम 20 और ये 40, तो 20 √3 40 और 20 60 हो जाएगा। यहाँ से दोबारा से 20 कामा ले लो, जब 20 कामा लेंगे तो √3 प्लस 3 बचेगा, यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, आपको इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा नहीं करना है, √3 का मान नहीं लगाना है आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 5 में का अथवा उसको देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप लोग। पांचवें का अथवा हमारा, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले पानी की सतह बनानी है। यहाँ पर ये रही हमारी पानी की सतह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, दो जहाज हैं जिनकी बीच की दूरी 50 मीटर है।
अब यहाँ से एक प्रकाश स्तंभ बनाना है बेटा, ये रहा प्रकाश स्तंभ। तो यहाँ से किसी व्यक्ति ने बैठ के देखा, एक जहाज ये और एक ये, तो इनके जो अवनमन कोण है क्रमशः 45 और ये 30। तो यहाँ पे 30 कर लो और यहाँ पे कर लो 45। अब ये ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर एक क्षैतिज रेखा बनानी है आपको इस प्रकार ये। तो ये वाला कोण हो जाएगा 30 अंश का और ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 45 अंश का। तो आपको यहाँ पर ए बी सी और डी और ये ई, तो ये वाली दूरी x कर लो और ये हमारा एक प्रकाश स्तंभ जिसकी ऊंचाई h कर लो। तो यहाँ पे लिखना है आपको पहले माना और प्रश्न नंबर 5 में का अथवा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना CD एक प्रकाश स्तंभ है, CD एक प्रकाश स्तंभ है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में, और ये कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज BCD में तो tan 45 लंब बटा आधार तो h बटा x। तो tan 45 का मान 1 तो h बटा x, तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो x बराबर निकलेगा h। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हमें लेना है समकोण त्रिभुज ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में tan 30, तो प्यारे बच्चों tan 30 लंब बटा आधार, तो लंब ये और आधार ये हो जाएगा पूरा h बटा 50 प्लस x, और x की जगह पे h लगा देना है, और tan 30 का मान 1/√3, तो h बटा 50 प्लस x की जगह पे h लगा दो। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले इसका कर लो, जब इसका इसमें करेंगे तो √3h बराबर 50 प्लस h, यस h को इधर ले आओ तो √3h बराबर हो जाएगा हमारा 50। इस h को उधर लाएंगे तो माइनस का h हो जाएगा, इसको हटाइए, तो √3h माइनस का h बराबर 50। अब यहाँ से h कामन लेंगे, जब h कामन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 50, इसका भाग लगा देंगे तो h बराबर 50 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हर का परमेकरण करेंगे। अब आपको यहाँ पे हर का परमेकरण करना है, तो √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1, तो h बराबर निकलेगा 50 √3 प्लस 1 बटा, अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो h बराबर हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 और बटा यहाँ पे 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा, तो इस साइड पे लिख देना है h बराबर, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 तो हो जाएगा हमारा 25, तो h बराबर 25 √3 और प्लस 1, और यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।